प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे जबरदस्त, शानदार, जानदार और खतरनाक और भी जबरदस्त सेशन पर, जहां पर विज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीपीएससी टीआरई 4 का धुआं उड़ाने के लिए, मांझी की तरह बीपीएससी के पहाड़ को काटने के लिए सभी का वेलकम करता हूं आज की इस सेशन पर। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को। शुरुआत में ही आपको बता दूं, मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, आहा, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, लड़ने वालों को कदमों में जहां होता है। और जो आज लड़ने आया है, जो अपनी जिंदगी को और बेहतर और भी बेहतर बनाने के लिए आया है, उन सभी का वेलकम करता हूं आज की इस जबरदस्त आग वाले सेशन में, जहां पर हम और भी आग वाले और फुंकारने वाले क्वेश्चन देखने हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस बार हार्ड से एक क्वेश्चन तो भी आने वाला है। चलो बताइए जी, आज जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं दानिश सर, जहां पर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम INM इंटरनेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चंस बने हैं आपके बीपीएससी के लिए। इंपॉर्टेंट सेशन आज ठीक 2 बजे होने वाला है, तो सभी लोग 2 बजे प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पे अभी चल रहा है हमारा साइंस का सेशन। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि ऑक्सीजन युक्त या जिसे शुद्ध रक्त बोलते हैं, उसका वहन करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पल्मोनरी वेन। क्या रहेगा? पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया है जी, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धमनी है, ऐसी कौन सी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करती है, उसका भी आंसर सभी लोग इसमें कर देंगे। चलो बताओ, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। आज हमारा, हाँ जी बिल्कुल, 2000 का टारगेट तो डेली ही लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो सभी लोग इसका आंसर करते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर रहेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्या रहेगी? पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। और उसी तरह से जिसे हम पल्मोनरी धमनी या भाई साहब उसे हम फुफ्फुसीय धमनी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछूं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे मानव हृदय में कितने चेंबर्स होते हैं, तो वो रहते हैं आपके 4 चेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 चेंबर्स होते हैं। ये हो गए हमारे 4 प्रकोष्ठ। अगर आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर के हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा होता है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा अगर कोई प्रकोष्ठ होगा तो वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम क्या बोलेंगे? बाया निलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाया निलय बोलते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है हमारे मानव हृदय का कौन से ऐसे प्रकोष्ठ है जो जो ऑक्सीजन रहित ब्लड का वहन करते हैं, देख क्वेश्चन सबका समझ में आया आप सबको मैंने क्या बोला है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कि ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है वो कौन से प्रकोष्ठ में पाया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा आपके ये 2 प्रकोष्ठ है। कौन सा है जी? वो है आपका राइट एट्रियम, जिसे हम दाया अलिंद बोलेंगे, और सेकंड है आपका राइट वेंट्रिकल, जिसे हम दाया निलय बोलेंगे। इसका मतलब हमारे हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसे करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कि अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन मैंने कल जो है आपको रिवाइज करा था, अगर आपको याद आ रहा है तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हमारे मानव शरीर की, हमारे हृदय में पाए जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है आपकी एओर्टा, मान के जिसे बोलेंगे हम महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। क्लियर है सभी को? ये इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, इसके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है पूछता रहूंगा। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
हृदय के लयबद्ध संकुचन को कौन नियंत्रित करता है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका एसे नोड। क्या रहेगा? एसे नोड, जिससे हम क्या बोलते हैं जी? इसे साइनो एट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है। और उसी तरह से ये हमारे हार्ट का प्राकृतिक ऐसा संकेतक है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भेजकर जो है हमारे हार्ट के पंपिंग को कंट्रोल करता है। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये ऐसे नोड हमारे हृदय के कौन से प्रकोष्ठ में होता है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बताओ कौन से प्रकोष्ठ में पाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। देखो एक एक क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो सभी बातें आपको मैं क्लियरली यहाँ पे एक एक करके हाईलाइट करके दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और पूरे हमारे हृदय के पंपिंग को कंट्रोल करता है। जो आपके हृदय का जो लब डब साउंड होता है ना, कोई धड़ धड़ नहीं बोलेगा। यहाँ पे वैलेंटाइन डेज खत्म हो गए, बराबर है, अभी ब्रेकअप वाले डेज शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अक्सर हम विद्यार्थी जीवन में बोलते रहते थे, बराबर है, अभी ब्रेकअप वाले दिन शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाए। लब डब तो धड़ धड़ नहीं बोलना है, तो आवाज कैसे आता है जी हमारे हार्ट का? वो होता है लब डब, है ना। तो ये लब डब आवाज जो है भाई साहब किसका होता है? याद रखिएगा, हमारे हृदय के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं, है ना, वो वॉल्व्स के वजह से ये आवाज होता है, बराबर है जी। हाँ चलिए इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये वो पार्ट जहाँ पे आपका ऐसे नोड होता है, इसे बोलेंगे हम ये कौन सा पार्ट है जी? आपका राइट एट्रियम है। कौन सा है ये? राइट एट्रियम है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, उसे थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। अगर बोला जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले हमारे हृदय का कौन सा पार्ट होता है, तो वो एक्चुअली आपका राइट पार्ट रहेगा, लेफ्ट नहीं रहेगा जी। लेफ्ट जो होता है भाई साहब ये है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है कि आपका जो राइट होता है वे हमारे हार्ट का लेफ्ट रहता है, ठीक है, और आपका जो लेफ्ट होता है वो हमारे हार्ट का राइट होता है। तो ये एक बात थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए जी, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्व हृदय में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? चलिए जी बताएंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट? बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर दे सभी लोग करे कि सर ट्राइकस्पिड वॉल रहेगा, मिट्रल वॉल रहेगा, सेमी लूनर वॉल रहेगा। तो कल मैंने आपको वॉल्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद आ रहा है, कल मैंने आपको वॉल्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। देखो मैंने कल इसके बारे में बताया था आपको, जो वॉल्व्स होते हैं वो एक्चुअली आपके हार्ट में जो बैक फ्लो होता है उसे रोकता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे आ रहा है आपको नजर मिट्रल वॉल्व। तो ये दोनों के दोनों वॉल्व जो होते हैं आपके हार्ट के अंदर बैक फ्लो को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो मिट्रल वॉल्व है भाई साहब, जिसे हम माइट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों वॉल्व क्या करते हैं जी? बैक फ्लो को रोकते हैं। तो इसका आंसर जो है एक्चुअली आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। जितने भी वॉल्व्स लगे हमारे हार्ट में वो सभी इसलिए लगे ताकि हमारे हार्ट के अंदर जो हमारे रक्त का प्रवाह हो रहा है वो एक ही दिशा में हो। कैसे हो? एक ही दिशा में हो। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, और यहाँ पे हार्ट के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है वो यहां से यहां आएगा, यहां से फिर यहां पर जाएगा, फिर पर्मली आर्टरी से, फिर पर्मली वेन से वापस इसी हार्ट में आएगा, फिर यहां से वापस, और यहां से हमारे पूरे शरीर में फैलेगा। माने कि एक ही दिशा है, बराबर है। उस एक दिशा में रक्त का प्रवाह रखने का काम कौन करते हैं? ये सभी के सभी जो है आपके वॉल्व्स करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर कौन करेगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखो क्या लिखा गया है जी, यहां पे लिखा गया है कि 1 liter ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद द
1 लीटर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। माने कि यहाँ पे हमारे पास 2 बकेट ऑफ वाटर है, एक रखा गया आपके 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक पानी जो है भाई साहब उसे थोड़ा गर्म करके 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया। तो एक सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपका तापमान क्या रहेगा मिश्रण का? वो ना ही आपका भाई साहब 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ना ही आपका 40 डिग्री सेल्सियस, माने कि इन दोनों के बीच का रहेगा। तो ऑब्वियस है लेस देन 10 तो हो सकता नहीं है, मोर देन 40 भी हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इन बिटवीन ही रहेगा। क्या रहेगा? इन बिटवीन ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, 10 से लेकर 40 के बीच में रहता है। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। लॉजिक का इस्तेमाल करना है। लॉजिक, कुछ लोग डी बोल रहे हैं नन ऑफ अबव जी नहीं, नन ऑफ अबव नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। हमारे पानी का तापमान जो है ऑब्वियस है इन बिटवीन ही रहेगा। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो और इसके बारे में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है, चलो इसका भी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में भी पूछा गया है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ। ड्यू टू कंडक्शन द अदर एंड विल बिकम, माने कि हमने क्या किया है, कोई बर्फ है, बर्फ का एक भगोना ले लिया, उसमें जो है एक लकड़े से बना हुआ चम्मच डाल दिया। जैसे कि जस्ट इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे आइस के जगह पे जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया है वहां पे लिखा है आइसक्रीम। क्या लिखा है? आइसक्रीम लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो बात मुझे बताओ इसका कौन सा आंसर रहेगा जी? बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है जी? एक प्रकार की इंसुलेटर होती है, माने कि कुचालक होती है। उसके वजह से उसके तापमान में कोई भी असर नहीं होने वाला। उसके तापमान में कोई असर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे वुडन स्पून की जगह पे मान लीजिए स्टील का चम्मच हमने रख दिया, स्टील का चम्मच अगर रख दिया, तो सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहता। चलिए जी, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन में ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन एक दो इस बार लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूं, टीआरई 3.0 की री एग्जाम जो है वहां पे एक दो क्वेश्चन जो ऐसे कॉमन सेंस वाले डाले जा रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको जो है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया ये वाला और ये वाला, इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्टील का चम्मच अगर डाल देता हूं, मैं किस में डाल रहा हूं जी? मैं डाल रहा हूं आइस में। अगर आइस में डालूंगा तो वो कैसे हो जाएगा जी? इट बिकम वार्म नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आएगा स्टील का, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन होगा, द अदर एंड विल बिकम कोल्ड। यहां पे डी क्यों बोले जी? अरे वाह जी, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है दोनों भी सेम समान ही है। ड्यू टू कंडक्शन द अदर एंड विल बिकम कोल्ड, ये सही है। बीइंग अ गुड कंडक्टर इट विल बिकम द कोल्ड, माने कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमें चाहिए। फिर क्या चाहिए? मोर देन वन ऑफ अबाउ। क्या रहेगा? मोर देन वन ऑफ अबाउ इज यूर करेक्ट आंसर। क्या रहेगा जी आपका आंसर? मोर देन वन ऑफ अबाउ रहेगा। माने कि ये दोनों भी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंडक्शन कन्वर्शन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, सभी लोग उस क्वेश्चन के आंसर करेंगे विद इन अ वर्ड, विद इन अ सेकंड। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपका रहेगा, पूछा गया है कि आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों होता है। यहां पे बोला गया है कि व्हाई द डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है वो उष्मा का कुचालक क्यों होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि इस प्योर वाटर में आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होते हैं और उसी के वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। ये आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे आंसर रहेंगे इसके, बहुत सारे। अब आयंस क्यों नहीं रहेंगे? इसके भी बहुत सारे आंसर रहेंगे। आयंस क्यों नहीं रहेंगे? हो सकता है उसमें कोई भी मिनरल्स या कोई भी अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं है, क्योंकि अशुद्धि अगर होगी तो वो कैसे होगा जी? वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। बराबर है। सेकंड देखिए,
सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ पे बोला गया है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चलो आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि एक कोई आपका सॉल्यूशन है, कोई आपको विलयन दिया है जो इसमें एक अम्लीय है, एक क्षारीय है और एक उदासीन है। तो कौन कौन जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, माने कि सुचालक रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये पहला हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन फास्ट। चलिए बताइए, यहां पे आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन से ही टिक करते रहोगे तब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं होने वाली है। तो बताओ, अपने बुद्धि का विकास करो और मुझे बताओ कि ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन अगर आपके पास सॉल्यूशन दे दिया तो किसमें या कौन सा सॉल्यूशन आपका कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसका आंसर क्या रहेगा, ये अम्लीय और ये क्षारीय जो सॉल्यूशन रहेगा, ये दोनों भी क्या करेंगे जी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखता हूं आपको। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इसका दिमाग लगा पाते हैं। यहां पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, माने कि विद्युत का सुचालक है। फास्ट, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट। क्या रहेगा? ग्राफाइट रहेगा। विच लिक्विड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। लिक्विड मेटल बोला गया है, माने कि द्रव रूप में धातु ऐसा कौन सा है, द्रव रूप में ऐसा धातु कौन सा है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसका आंसर आप क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे आप पारा। इसका आंसर क्या लिखोगे? पारा। पारा माने कि क्या रहेगा जी? बिल्कुल 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 माने ही रहेगी मर्क्यूरी रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इफ अ हॉट आयरन रॉड at 20 डिग्री सेल्सियस is placed in a warm water at 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देखिए कितने बढ़िया है। ये लेवल उस लेवल के भाई साहब जहां पर अगर आपने तैयारी कर ली तो बीपीएससी का हर विज्ञान का क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो। चलो बताओ, यहां पर क्या पूछा गया है कि अगर मान लीजिए 20 डिग्री के तापमान का गर्म पानी है और उसमें मैंने 20 डिग्री के तापमान के गर्म लोहा जो है भाई साहब वो डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आपको दिया गया है एक भगोना, जहां पर पानी जो है वो मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और इसमें मैंने एक लोहे की रॉड डाल दी जो भी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर ऑफ द रॉड विल इंक्रीज। ये तो गलत बात है, कैसे इंक्रीज होगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, ठीक है? ये रहा आपका भगोना और इस भगोने में मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया भाई साहब। ये रहा आपके पानी, टैप वाटर डाल दिया। ये टैप वाटर दे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और मैंने क्या कर दिया, इस पानी में मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला एक रॉड डाल दिया। अब सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन जो है, क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे। सबसे पहला चेंजेस, पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। दूसरा चेंज, रॉड ठंडा हो जाएगा। तीसरा चेंज, दोनों भी हो जाएगा। चौथा चेंज, कुछ असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। इसका आंसर जिसने दे दिया वो खुद को जरूर एक बार शाबाशी देगा। इसका आंसर जो भी देगा वो खुद को जरूर एक बार शाबाशी देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी थिंकिंग लॉजिक को बढ़ाने वाला है। तो यहां पे मैंने पूछा है कि 20 डिग्री सेल्सियस का ऊपर का पानी जिसमें मैंने 100 डिग्री का एक रॉड डाल दिया, तो ऑब्वियस है हीट किससे कहां में ट्रांसफर होगी? इस रॉड से जो उष्मा है आपके पानी में चली जाएगी। उष्मा जो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, माने कि ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ जो है फ्लो होती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा? पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। पर उसी दौरान अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे
तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो रॉड है भाई साहब उसका तापमान कम हो जाएगा, इसका मतलब रॉड ठंडा हो जाएगा। ये दोनों भी ऑप्शन आपके सही है, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, माने कि पानी गर्म और रॉड हो जाएगा ठंडा। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये ऊष्मा जो यहां पे ट्रांसफर हुई है, यहां पे कौन से प्रकार का ऊष्मा का ट्रांसफर हुआ है। सबसे पहला इसमें कंडक्शन हुआ है, दूसरा इसमें कन्वेक्शन हुआ है, तीसरा इसमें रेडिएशन हुआ है। सभी लोग आंसर करेंगे, चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। इसमें रेडिएशन नहीं देता हूं जी, ठीक है, दोनों भी हुआ है, और चौथा ऑप्शन आपको देता हूं कि दोनों भी नहीं हुआ है। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि यहाँ पे कौन से प्रकार का हीट ट्रांसफर हुआ है, तो इसका आंसर आप क्या क्या करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। सभी लोग बोले कि सर कंडक्शन 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 होगा, और जो बोल रहा है कि यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, कंडक्शन के बारे में हमने पढ़े, और हमने ये पढ़े है कि कंडक्शन जो चालक होता है भाई साहब, ये केवल और केवल सॉलिड और सॉलिड के बीच में होता है। किस में होता है? सॉलिड और सॉलिड के बीच में होता है। ये आपका जो रॉड है वो सॉलिड है, और ये आपका लिक्विड है, तो यहाँ पे कंडक्शन तो होने से रहा, कंडक्शन तो होने से रहा। यहां पे क्या होगा? आपका होगा कन्वेक्शन होगा। क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। अगर यहां पे रेडिएशन होता तो ऑब्वियसली रेडिएशन भी होगा, पर यहां पे क्या होगा? आपका कन्वेक्शन होगा, क्योंकि कन्वेक्शन होने के लिए कोई भी एक माध्यम फ्लूइड होना जरूरी है, एक माध्यम तरल होना जरूरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर किया है जी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, अगर आपको याद आ रहा है, ये फिगर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। जब कभी भी रेडिएशन होता है तो वो कौन से रूप में होता है, तो याद रखिएगा, जो विकिरण होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, और इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं कंडक्शन की बात करता हूं, तो कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन कहां पर हो रहा है? इस रॉड के एंड से लेकर इस रॉड के एंड तक जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, वो कंडक्शन हो रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर इस आग को जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये कन्वेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। और उसी तरह से यहाँ पे ऊंची वाली, माने कि इसके ऊपर वाली हवा गर्म हो रही है, ये हो रहा है आपका कन्वेक्शन, माने कि चालन हो रहा है। क्लियर है? अगर चालन की बात करूंगा तो ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है, तरल पदार्थ और वायु माध्यम दोनों में होता है। पर वही अगर मैं कंडक्शन की बात करूंगा, तो कंडक्शन केवल और केवल सॉलिड चीजों में होता है, माने कि केवल ये ठोस पदार्थों में ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? और उसी तरह से सभी लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात करूंगा, सबसे फास्टेस्ट हीट ट्रांसफर किससे होगा? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। सबसे तेजी से कौन सा हीट ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है? रेडिएशन वाला, कन्वेक्शन वाला, या कंडक्शन वाला? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलो बताओ कौन सा वाला? कंडक्शन, कन्वेक्शन, या क्या रहेगा? रेडिएशन। बहुत बढ़िया, और सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। सबसे फास्टेस्ट हीट रेडिएशन जो होता है वो होता है आपका रेडिएशन से। किससे होता है? रेडिएशन, जिसे हम क्या बोलेंगे जी भाई साहब? उसे ही बोलेंगे हम विकिरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि इसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और ये जो यहाँ पे वेव्स निकल रही है भाई साहब, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माने कि इसकी गति कितनी रहेगी? 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी गति से वो जो हीट ट्रांसफर होती है। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेता हूं अभी। देखो एक बार सभी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हीट माने कि ऊष्मा जो है, हम बीपीएससी टीआरई की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ऊर्जा, अगर मैं कार्य और हीट को अगर कंपेयर करूंगा, तो इन तीनों में हीट माने कि ऊष्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हमारे बीपीएससी में, वो सभी क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं। सभी लोग उस क्वेश्चन के आंसर देंगे, फास्ट देंगे, बराबर है?
चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया, पता है ये क्वेश्चन किसका है? ये 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलत करने वाले हैं, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपका एसआई यूनिट पूछा गया है, एसआई इकाई पूछी गई है। और यहाँ पे जो लोग बी बोल रहे हैं प्लीज एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। जो लोग बी बोल रहे हैं प्लीज एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि वो कौन है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है तो अभी के अभी मुर्गा बन जाओ भाई साहब। यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एसआई यूनिट पूछा गया है। आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका जूल ये आंसर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जूल ये आंसर रहना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी आपकी हीट, ये एक प्रकार की क्या है जी? ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, जो कि तापमान के विभिन्नता, माने कि तापमान जो फर्क होता है उसके कारण वो बहती है, बराबर है। ऊर्जा का रूप है। और ऊर्जा को हम हमेशा किस में गिनते हैं जी? वो गिनते हैं हम जूल में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? जूल में गिनते। तो इसका आंसर रहेगा आपका जूल। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि ये कैलोरी भी किसकी इकाई है जी? ये भी आपकी हीट की इकाई है और उसी तरह से ऊर्जा की भी इकाई है। माने कि हम जो खाना खाते हैं और बाकी चीजें करते हैं भाई साहब, उसमें भी जो ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है उसे भी हम कैलोरीज में ही गिनते हैं। और उसी तरह से ये वैट किसकी इकाई है? ये केल्विन किसकी इकाई है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैट किसकी इकाई है जी? ये है आपके पावर की इकाई है, इसे हम शक्ति बोलते हैं। मैं अगर बात करता हूं केल्विन की, तो ये ऐसा यूनिट है किसका जी? तापमान का। किसका है? तापमान का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे एकदम फास्ट। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जूल और कैलोरीज का कन्वर्शन क्या है। तो याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर 4.187 4.18 ही लिखा जाता है एक्चुअली, 4.18 टाइम्स द कैलोरी। तो अगर मैं आपको पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोगों को दिमाग है। देखिए कितने लोगों का ये जो आपका सेरेब्रम है, सोचने वाला दिमाग का पार्ट कौन सा? सभी को पता है ना? सबको पता है ना कि सोचने का काम कौन करता है? कौन से दिमाग का हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट करता है? सभी को पता है ना? कि याद दिला दूं, सोचना है। सर आंसर बी होगा जी? नहीं, ऐसा यूनिट पूछा गया है जी। ऐसा यूनिट पूछा गया तो याद रखिएगा जूल ही रहेगा। क्या रहेगा? जूल रहेगा। ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरीज होता है। और अगर मैं आपको पूछूं कि जूल बड़ा है कि कैलोरी बड़ा है, तो कौन इसका आंसर करेगा? जूल बड़ा है कि कैलोरी बड़ा है? बड़ी इकाई कौन सी है? जूल बड़ी है कि कैलोरीज बड़ी है? चलो, बहुत बढ़िया जी। नहीं, ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर है। आंसर आपका ए होगा। आंसर जूल होगा। ठीक है, अरे ये क्यों देखते हो? ठीक है, हाँ इसका आंसर करेंगे। कौन बड़ा रहेगा जी? ऑब्वियस है ना, जूल बड़ा है। ये जूल बड़ी इकाई है और कैलोरी जो है वो छोटी इकाई है। कैलोरीज कैसे है? छोटी इकाई है। क्लियर है? चलो, और जूल कितना टाइम्स बड़ा है? 4.18 टाइम्स बड़ा है कैलोरी से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 9 to 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर इतने इजी क्वेश्चन? जी हाँ, हीट के ऊपर उतने डायनामिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम? यहां पे पूछा गया है कि उष्मा का अगर संचारण करना है तो किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर ऑकर्स इन सॉलिड्स? कौन से प्रकार का उष्मा का संचारण सिर्फ ठोस चीजों में ही होता है? फास्ट, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका कंडक्शन माने की चालन। कंडक्शन माने की चालन इज द करेक्ट आंसर। और वही अगर सॉलिड की जगह पे अगर फ्लूइड लिखा रहे,
माने कि फ्लूइड अगर ये शब्द आ जाता है तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा, वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इस टाइम पे आपका आंसर आने वाला है कन्वेक्शन। क्या आएगा? कन्वेक्शन। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। तरल और गैस में ऊष्मा का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। बीपीएससी की एग्जामिनेशन में ऑफिशियल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तरल और गैस में ऊष्मा का संचारण कन्वेक्शन से होता है। किससे होता है? कन्वेक्शन से होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाओगे तो इस बार 2025 में आपका शिक्षक बनना लगभग तय है। बस आपने हमें हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से अगर चलते हो, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन, डेली क्लासेस, सब कुछ बातें जो है आपको क्लियर करवा देते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 60% का ऑफर चल रहा है। जल्दी से ये कूपन कोड यूज करेंगे जिसका नाम है टीपी फ्लैश 60, और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे टीचिंग परीक्षा के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी अभी क्लासेस शुरू हुए, ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़े हैं। और आप सभी को पता है, कितने लोगों को पता है? चलो एक साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। न्यूज मैंने कवर की थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पेपर में लिखा गया था कि कब आएगा, होली तक आ जाएगा। होली के आसपास आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए अब से कम 1 महीना बाकी है, 1 मंथ बाकी है। और इस मंथ में दिसंबर में शुरू हुई बैच, जनवरी फरवरी माने कि सिर्फ 2 ही मंथ बचे, 2 ही मंथ हुए। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते तो ऑब्वियस है आपकी पढ़ाई उतनी आगे चली जाएगी। ये याद रखिएगा, अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाओ, क्योंकि अगले महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है। और वहां पे अगर लाखों विद्यार्थी, जो लगभग 7 से 8 लाख विद्यार्थी हर साल फॉर्म भरता है, उन सभी से अगर आपको आगे खुद को रखना है तो ऑब्वियस आपको पढ़ाई भी उनके पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर करती है, ये हमारे बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलो बताओ, यहां पे बोलेंगे सभी लोग। ठोस चीजों में जो ऊष्मा का चालन होता है वो किसके चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ऐसे पूछा गया। डज नॉट डिपेंड बोला गया है। एक बात मुझे बताइए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा? जी बिल्कुल डिपेंड करेगा। किसी चीज का घनत्व अगर ज्यादा है तो उसमें ऊष्मा का वहन ज्यादा होगा। डायमेंशन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा जी, बिल्कुल डिपेंड करेगा। एरिया के ऊपर, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जितने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, अवेलेबल कितने हैं, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शन के ऊपर निर्भर नहीं करता है जी। किसी भी वस्तु में जो ऊष्मा का चालन होता है वो फ्रिक्शन माने कि घर्षण के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन से प्रकार का है। डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके डायमेंशन पे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर निर्भर करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शन के ऊपर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, आपने अक्सर गाड़ी का इंजन देखा होगा। कितने लोगों ने गाड़ी का इंजन देखा है? चलो बताओ। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। कितने लोगों ने गाड़ी का इंजन देखा है? कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा, कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, बराबर है। और कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि गाड़ी का इंजन ऐसे खाचे खाचे क्यों बनाया जाता है भाई साहब? इसको बोलते हैं फिन्स। इसको क्या बोला जाता है? फिन्स बोला जाता है। एक खचके खचके जो नजर आ रहे हैं भाई साहब यहां पे, ऐसे ब्रेकर जैसा, आवश्यकता क्या है? सीधा सीधा गोल रख लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हमारी गाड़ी चलती है तो इससे हमारे इंजन का सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उससे हीट ट्रांसफर भी उतनी ज्यादा होगी।
हीट ट्रांसफर भी क्या होगी, ज्यादा होती है। मान कि जैसे जैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे ही हीट ट्रांसफर ज्यादा होती है। और कोई मुझे बता सकता है क्या, अगर मैं, जी बिल्कुल, एयर फंसाने के लिए नहीं होता है जी, ताकि एयर इसमें से गुजर पाए, और एयर जितना तेजी से यहां से गुजरेगी इंजन उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। चाय पीते हो, चाय चाय पीते हो ना भाई साहब, अगर आप कप से चाय पियोगे, कप अगर पी रहे हो, कभी कभी ये जो है भाई साहब जल जाते हैं, है ना, जल जाते हैं ना। और वही अगर आपके पास प्लेट दी है भाई साहब और उसके ऊपर अगर आप चाय डालोगे तो वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया जब बढ़ा दोगे तो उसमें से होने वाली जो ऊष्मा का ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर है, वो बढ़ जाता है और उसी के वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। और उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई महिला है, वो कपड़े धोने के बाद भाई साहब उसे तार के ऊपर टंगा के रखते, क्या जरूरत है, मत टंगा के रखो, कपड़े धो और ऐसे भाई साहब गोला करके रख दो धूप में, जल्दी सूख जाएगा। जी नहीं, आप उसको टंगा के इसलिए रखते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से पानी जल्दी निकल जाए। बराबर है कि बराबर है, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी बातें होते हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। ओके, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हटके क्वेश्चन है। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं देखा, पर ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यह आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया। चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कौन इसका सही उत्तर करता है देखते हैं। यहां पे पूछा गया है कि केल्विन में तापमान कितना है जिस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, माने कि सर्वाधिक होता है। चलो जी, लगाओ दिमाग, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया। और देखो यहां पर कितने लायक हुए हैं, और देखो भाई साहब कल के जैसे ही हालत है। यहाँ पे 1200 के ऊपर बच्चे लाइव आए हैं और लाइक देखो कितने किए भाई साहब, 650, कितने, 650। भाई साहब अभी अगर वो सांबा ऊपर पहाड़ी पे खड़ा होता ना, बोलता था कि लाइक करो भाई साहब, इतने मेहनत आप ही के लिए तो कर रहे हैं, तो ठोक दो सभी लोग एक साथ, 1000 के ऊपर तुरंत चले जाना चाहिए। बराबर है? तो इसका आंसर क्या करोगे, एकदम सिंपल है। हमने पढ़े हैं कि पानी का घनत्व, पानी का घनत्व ज्यादा कौन से तापमान पर होता है, वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और हमने एक सूत्र भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको केल्विन का डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन बराबर होता है भाई साहब डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दो, तो 4 प्लस 273 कितना हो जाएगा जी, वो हो जाएगा लगभग 277 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा। एकदम सिंपल आंसर था। और देखो यहां पर कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है क्या, क्या बोल रहे हो भाई साहब, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं आपको पूछूं इसी के बारे में पूछता हूं, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। आप सभी को पूछता हूं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अगर मैंने आपको पूछा केल्विन में, केल्विन में पानी का क्वथनांक कितना है, पानी का क्वथनांक कितना है, पानी का क्वथनांक कितना है, और उसी तरह से पानी का, पानी का गलनांक कितना है। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही उत्तर कर पाते हैं। पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना रहता है जी, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करता तो वो रहता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। मैं अगर डिग्री केल्विन की अगर मैं बात करता हूं, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। मैं अगर पानी का गलनांक बोलता हूं, पानी का गलनांक तो नहीं रहेगा, वैसे आइस का गलनांक रहेगा। किसका रहेगा, आइस माने कि बर्फ का गलनांक रहेगा। बराबर है? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है जी, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियसली केल्विन में अगर लिखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया आपका 273 केल्विन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और यहाँ पे 800 850 जो है लाइक हो चुके हैं, और 1200 के ऊपर बच्चे भाई साहब लगभग
लगभग यहाँ पे 400 बच्चों ने लाइक नहीं किया है। भाई साहब कर लो, है ना, बीपीएससी पास करना है तो कर लो। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है, ये आपको पूछना है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि संक्रामक रोग मतलब क्या होता है। संक्रामक रोग का मतलब होता है जैसे कि सर्दी हो गई, आपके घर में अगर किसी को भाई साहब खांसी जुकाम और सर्दी हो गई तो आप देखोगे कि कम से कम 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर जो है घर के सभी परिवारजनक जो है एक एक करके उनको भी सर्दी खांसी होने लगती है। इसका मतलब सर्दी खांसी क्या है जी? एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। माने कि एक इंसान से दूसरे इंसान को अगर किसी माध्यम से नॉन लिविंग माध्यम से अगर बीमारी फैल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संक्रामक बीमारी बोलेंगे, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलेंगे। पर ऐसी बीमारियां जो किसी माध्यम के जरिए फैलते नहीं है और डायरेक्टली हो जाती है भाई साहब, तो उनको हम क्या बोलेंगे जी? उनको बोलेंगे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका कैंसर। क्या रहेगा? कैंसर। ये कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं है। ये जनरली कैंसर किसके वजह से होता है जी? ये कैंसर हमारी जो कैंसर जनित जो क्या बोलेंगे एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से होता है। माने कि बोलूंगा मैं, कुछ ऐसे माध्यम होता है जो हमारी कैंसर जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और जनरली हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा है वो मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है और बढ़ने के वजह से क्या हो जाता है? बढ़ने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कि ब्लड कैंसर हो गया। क्या हो गया है? ब्लड कैंसर हो गया, ऐसे बोला जाता है। इसे ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। और उसी तरह से मुझे बताएंगे, अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस मान की क्षय रोग की बात करूंगा तो ये क्षय रोग कौन से प्रकार की बीमारी है जी? कोई बता सकता है? ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है और जनरली ये हवा के माध्यम से या खाने के माध्यम से जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। और उसी तरह से एड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अनप्रोटेक्टेड सेक्स माने कि जो क्या बोलेंगे जो लैंगिक शारीरिक जो संबंध होता है उसके दौरान अगर किसी एक इंसान को एड्स हुआ है तो जनरली वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसफ्यूजन होता है सीमेन का, उस दौरान जो ये वायरस है दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। और उसी तरह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसकी वजह से सर्दी खांसी और बुखार इस जैसे बीमारी होती है। तो ये सभी के सभी जो है आपकी कैसे रहेंगे जी? संक्रामक बीमारियां रहेगी। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि ये ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिसीज है कि वायरल डिसीज है? देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं ये कौन सी बीमारी है? माने कि ये बैक्टीरिया के वजह से होता है कि वायरस के वजह से? तो याद रखिएगा ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, ये जीवाणुजन्य बीमारी है। पर वही अगर मैं एड्स और इन्फ्लुएंजा की बात करता हूं तो ये दोनों भी वायरस के वजह से होते हैं। किसके? वायरस। माने कि ये होते हैं आपके विषाणु के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विषाणु के वजह से होता है। क्लियर हो गया है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो ये आप सभी को पता है कि कैंसर जो है एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है हमारी ऐसी कोशिकाओं का जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते और जनरली यहां पर होता है आपका कैंसर जनित कोशिकाओं का जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र है वो फेल होने लगते हैं। और बहुत बढ़िया, किसी ने कार टी का नाम ले लिया भाई साहब, किसी ने कार टी का नाम लिया। ये क्या है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये कार टी क्या है? एक प्रकार की थेरेपी है, एक प्रकार की थेरेपी है जिससे हम कैंसर को दुरुस्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसर को दुरुस्त कर सकते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देंगे कि कैंसर की पढ़ाई जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है उसका नाम क्या है जी? उसका नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देंगे कि अभी अभी कैंसर की वैक्सीन निकालने वाला पहला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, बराबर है? तो कैंसर की पढ़ाई जिसमें किया जाता है जिसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। बहुत बढ़िया। और वैक्सीन किसने खोज के निकाली है सबसे पहली? वो ही आपकी रशिया, RUSSIA, बराबर है स्पेलिंग, रशिया। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
और ये टी सेल थेरेपी, जैसे अभी किसी ने बोला था कि टी सेल जो होते हैं वो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं हमारे शरीर को, ठीक है, कैंसर से लड़ने में मदद करने वाली एक WBC का टाइप जिसका नाम है टी सेल्स। और ये टी सेल का डेवलपमेंट कहां पर होता है, कोई बता सकता है क्या? ये डेवलप कहां पर होती है? तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है लिम्फेटिक सिस्टम होती है। कौन सी होती है जी? लिम्फेटिक सिस्टम होती है। और इसी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है हमारा लिम्फ नोड। इसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड या लिम्फ गाठिया होती है। और इसी लिम्फ नोड के अंदर जो है आपका टी सेल इसका डेवलपमेंट किया जाता है। और यही टी सेल जो है आपके कैंसर ग्रसित जो कोशिकाएं होती है उनको निस्तनाबूद और उनको खत्म करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज बाय द वायरस? वायरस के वजह से कौन सा? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी विश्व प्रताप जी, बहुत बढ़िया। कोबोर 60 का भी उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे से आंसर करें सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? सिंपल सा है, डेंगू। डेंगू ये वायरस के वजह से होता है। और आपको बता दूं कि मलेरिया और डेंगू ये दोनों भी क्या है जी? एक प्रकार के वेक्टर जनित रोग है। कैसे है? वेक्टर जनित रोग है, माने कि दोनों भी मच्छर के वजह से होता है। सभी लोग कहेंगे मलेरिया किस मच्छर के वजह से, डेंगू किस मच्छर के वजह से। टीबी के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, टीबी के बारे में अभी अभी हमने पढ़े हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से डेंगू अगर किसी के शरीर में हो गया तो ये हमारे कौन से तंत्रिका के ऊपर अटैक करते हैं ये भी बता देंगे। अगर डेंगू किसी को हो गया तो भाई साहब हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या काफी कम हो जाती है। और उसके वजह से हम सभी को पता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक्चुअली आपका रक्त का स्त्राव जो होता है इंटरनल, उसे रोकने में मदद करता है। और प्लेटलेट जब कम हो जाती है तो ऑर्गन के द्वारा होने वाला जो आपका इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग माने कि किसी भी ऑर्गन से जो निकलने वाला ब्लड होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। और इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से आपको डेंगू मार देता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको डेंगू के लक्षण आ रहे नजर, तो डेंगू के लक्षण कौन कौन से होते, कोई बता सकता है? सबसे पहली बात, आपको फ्रीक्वेंटली बुखार आएगा, वीकनेस आएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कोई लक्षण अगर डेंगू का है तो वो है हमारी जो आंख की गोले है ना भाई साहब, इसके पीछे में जो है आपको दर्द महसूस होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उनको पूछेगा, जनरली उनका माथा बहुत ज्यादा दर्द देता है और जो हमारी आंख का गोला होता है, ठीक है, उसके पीछे में आपको दर्द का महसूस होगा। क्योंकि डेंगू के वायरस जो है जनरली वहीं पे स्टेबल होते हैं, आंख के पीछे। कहां पर? आंख के पीछे। और इसी के वजह से जो है आपको डेंगू एक लक्षण है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और बहुत ही भयानक बीमारी है, यह भी आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? चलो सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट। डाउन सिंड्रोम एक डायबिटीज होता है या अस्थमा होता है? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। और आप सभी को फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि ठीक 2 बजे हमारे प्यारे दानिश सर जी का क्लास होने वाला है INM के ऊपर, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि INM से जो हमारे बिहार में हुए जितने भी भाई साहब INM से रिलेटेड जितने भी घटना है, उन सभी घटनाओं को आज वो कवर करने वाले हैं। और सभी लोग ठीक 2 बजे जरूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है INM के बारे में। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो आप ही याद रखना है, आपका डाउन सिंड्रोम। क्या जी? डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह आपको ध्यान में रखना है। माने कि जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, उनकी सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो बदल जाती है और उसके वजह से आपको जो है अनुवांशिक विकार हो जाता है, वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे कुछ लोगों ने डायबिटीज भी क्लिक किए थे, जी ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो?
मच्छर से फैलने वाली बीमारियां कौन सी? चलिए सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। और इसके बाद जो है मैं रैपिड फायर भी लेने वाला हूं, सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? मलेरिया, टाइफाइड फैलता है क्या, या कोलेरा फैलता है? तो यहां पे बोला गया मच्छर के द्वारा फैलने वाला, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मलेरिया। क्या रहेगा? मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और अगर आपको पूछा जाता है कि मलेरिया किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है, तो इसका आंसर कौन करेगा जी? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। मलेरिया किसके वजह से होता है? मलेरिया ये डिसीज जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो याद रखेगा कि ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ के वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ के वजह से होता है, जिसका नाम क्या है जी? उसका नाम आप सभी को पता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख देंगे। ठीक है? टाइफाइड ये दूषित जल के वजह से होता है, दूषित खाने के वजह से होता है। और कोलेरा ये भी आपका एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज होता है, जो कि क्या होता है जी? वो भी एक प्रकार के दूषित खाने और पानी के वजह से होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव यकृत को प्रभावित करता है? चलो फास्ट आंसर करेंगे इसका, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? ऐसा कौन सा रोग है जो हमारे मानव यकृत माने कि लीवर को अफेक्ट करता है? हिपेटाइटिस रहेगा, न्यूमोनिया या नेफ्राइटिस रहेगा? चलो बताओ सब लोग इसका आंसर करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपका हिपेटाइटिस। कौन सा रहेगा? हिपेटाइटिस, जिसमें आप सभी को पता है कि जब किसी को हिपेटाइटिस हो जाता है तो भाई साहब शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है। और ये पीलापन किसकी वजह से आता है जी? हमारे लीवर के वजह से। लीवर में बनने वाला एक पिगमेंट जिसका नाम क्या है जी? बिलीरुबिन। जिसका नाम क्या है? बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट हमारे शरीर में अत्यधिक बनने लगता है और उसकी वजह से हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाएगा। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये हिपेटाइटिस कौन सी प्रकार की बीमारी है जी? माने कि ये बैक्टीरिया जन्य बीमारी है कि ये विषाणु जन्य बीमारी है? तो आपका आंसर होना चाहिए हिपेटाइटिस ये वायरस के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस के वजह से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी सभी लोग तैयार हो जाएंगे रैपिड फायर के लिए, और जो तैयार है एक बार हाथ ऊपर कर देगा कि सर हम तैयार है फोड़ने के लिए क्वेश्चन। सभी लोग एक बार, सभी लोग एक साथ, और बहुत बढ़िया 1000 लाइक जो है आपने कंप्लीट कर दिए। 1.5 का टारगेट है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किए एक बार सभी लोग एक साथ लाइक ठोक देंगे जी, एक साथ लाइक ठोक देंगे ताकि और भी मजा और भी जोश इस सेशन में भर जाए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। कौन सा कार्बन का अप्रूव बिजली का उत्कृष्ट संवाहक होता है? कार्बन का अप्रूव पूछा गया है तो आपका आंसर रहेगा ग्राफाइट। क्या रहेगा? ग्राफाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। फुलरिन का सबसे आम प्रकार होता है आपका C60। किसका रहेगा? C60 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द C60, जिसका नाम है फुलरिन। अभी अभी इसका आंसर हमने लिए। ये सभी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछे गए और उसके रिलेटेड क्वेश्चन है सभी के सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। 1400 के ऊपर बच्चों आए हैं, 1.1 के लाइक हुए, जल्दी से ठोक देंगे। 1.5 का टारगेट कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फुलरिन ये होता है भाई साहब, कैसे होता है? पिरामिड होता है, क्यूब होता है? एकदम सिंपल है, फुटबॉल के शेप का होता है। कैसे होता है जी? अरे क्यूब कहां पर नजर कहां पर देखे हो आपने? फुलरिन कैसे नजर आता है जी? ये बॉल की तरह होता है ना। इस तरह से नजर आएगा वो आपको, बॉल की तरह। फुटबॉल जो होता है ना भाई साहब, इस तरह का, इस तरह का वो नजर आएगा, फुटबॉल की तरह होता है जी। क्या? चलो लगा नहीं था ये आप आंसर गलत कर दोगे। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा पार्टिकल्स कौन से प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं? चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? तो जस्ट लाइक अ हेलियम न्यूक्लिया है। क्या रहेंगे? जस्ट लाइक अ हेलियम न्यूक्लिया, माने कि हेलियम का ही एक पार्टिकल होता है, हमने पढ़े, बराबर है। और सभी लोग ये भी लिख देंगे कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव,
नेगेटिव की भाई साहब न्यूट्रल रहेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, यह आपका क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वाला। चलो 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अल्फा पार्टिकल कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गामा रेज इज ट्रू। गामा रे के बारे में कौन से कथन जो है यहाँ पे सत्य बोले गए हैं। चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से जी, जल्दी से, फास्ट। गामा किरणें की तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगों से सबसे छोटी होती है। बहुत बढ़िया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही। हमने पढ़े हैं कि अगर मैं गामा किरणों की बात करता हूं तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है। और वही अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर मैं आपको पूछता हूं कि रेडियो वेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स जो होती है, जो रेडियो तरंग होती है, इनका लैम्बडा कैसे रहेगा और इनका फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लैम्बडा कैसे रहेगा, ये सर्वाधिक बड़ा रहेगा, ये सर्वाधिक बड़ा रहेगा, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका उल्टा रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, तो क्या रहेगा, पक्षियों से संबंधित जो आपका स्टडी रहेगा उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। मैमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिनमें जिनके अंदर स्तनधारियों की पढ़ाई की जाती है, जिसे मैमल्स बोलेंगे। मैं ऑन्कोलॉजी बोलता हूं तो इसके बारे में जस्ट आपने बताया था, इसमें कैंसर की पढ़ाई की जाती है। और वही पेडागोजी अगर मैं बढ़ता हूं तो भाई साहब इसमें जो सॉइल होता है भाई साहब उसकी पढ़ाई की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर। देखिए इसके बारे में मैंने जस्ट आपको हाईलाइट दिया था, और ये क्वेश्चन जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। चलो इसका आंसर करेंगे। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच। तो इसका आंसर रहेगा आपका ओंकोलॉजी। क्या रहेगा, ओंकोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है जी, जिसमें हड्डियों की बारे में पढ़ाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हीमोलॉजी के बारे में बात करता हूं तो इसमें जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मिट्टी पर केंद्रित करता है। चलो बताओ इसके बारे में जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलो बताओ जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे, अगर मुझे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े पहाड़ है, जो बड़े बड़े पहाड़ है, जो पत्थर है, इनकी उम्र अगर जाननी है, इनकी उम्र अगर जाननी है, इनका एज अगर मुझे कैलकुलेशन करना है, तो कौन से पद्धति का जो है आप अवलंब करोगे या कौन से पद्धति को इस्तेमाल करोगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर क्या रहेगा आपका पेडोलॉजी। क्या रहेगा, पेडोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। और उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझे पत्थरों, जो पत्थर है, सॉइल है, उसकी उम्र अगर मुझे जाननी है, तो उसके लिए मैं कौन से पद्धति का इस्तेमाल करूंगा। और यहां पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि सर कार्बन 12, कार्बन 14 में जिसे हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, ये एग्जैक्टली गलत आंसर है। ये गलत आंसर है, मैं आपको कट करना चाहूंगा। यहां पे यूरेनियम डेटिंग की जाती है जी, इसमें यूरेनियम डेटिंग जाती है। और जो अगर आपके पास जीवाश्म है, अगर आपको जीवाश्म जो है भाई साहब, मान कि जो भाई साहब मरे हुए जानवर है, इनकी अगर उम्र जाननी है, तो वहां पे हम करते हैं कार्बन डेटिंग। क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, मान कि जिसे हम C14 के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पिछली 60,000 साल जो मरी हुई चीजें उनकी अगर उम्र जाननी है, तो उस टाइम पे हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर यूरेनियम डेटिंग लाखों करोड़ों साल पहले जो धरती पर आया, जो धरती बनी, उसकी उम्र जानने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। इसे ही दूसरा नाम है, इसे रेडियो एक्टिव डेटिंग भी बोला जाता है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, चूने का पानी निम्नलिखित में से किसका जल में घोल होता है। बहुत बढ़िया जी,
बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट। भूख लगी है? कोई नहीं तो भूख को मार दो। चूने का पानी निम्नलिखित में से किसका जल में घोले? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो बताओ चूने का पानी क्या होता है जी। और चूने का पानी का फार्मूला भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चूने के पानी का फार्मूला भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चूने का पानी, इसका फार्मूला क्या है? लाइम वाटर। बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? इसका केमिकल फार्मूला क्या है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका केमिकल फार्मूला क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला गया तो उसमें OH ग्रुप आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलो 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप बताओ इसका आंसर क्या करेगा? भोजन करने वाला अंग कौन सा है? ये हमारे बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? चलो, भोजन करने वाला अंग कौन सा है जी? और ये किसमें पाया जाता है ये भी बताएंगे सभी लोग। ये भोजन करने वाला अंग कौन सा है? तो ये रहेगा आपका, यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है सभी को कंफ्यूजन होगा कि सर ए बताना है कि सी बताना है। चलो 50-50 कर लेते हैं। ए बताना है कि सी बताना है? यहाँ पे कुछ लोग ए बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग सी बोल रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ईटिंग वाला है। तो इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया है वो है आपका सूडोपोडिया। क्या है? सूडोपोडिया। क्या है जी? सूडोपोडिया, जिसे हम झूठे पैर के भी नाम से जानते हैं। और ये किनके अंदर पाया जाता है जी? ये पाया जाता है आपके अमीबा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर पाया जाता है। और ये फूड वैक्यूल भी अमीबा के अंदर होता है, जो खाने का पाचन करने का काम करता है। क्या करता है? पाचन करने का काम करता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखे, बहुत बढ़िया न्यूज है आप सभी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। दानिश सर अभी उसे कवर करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक न्यूज है जो एलिजिबिलिटी की है, ठीक है। आपको सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी के बारे में जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप सभी में, तो उसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया नोटिस आया है। वो नोटिस में क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कौन एलिजिबल है या कौन एलिजिबल नहीं है। तो जल्दी ही उसके बारे में न्यूज जो है अभी सर कवर करने वाले हैं, सभी लोग उसमें जाएंगे। पर आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे छोड़ रहा हूं, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अमीबा, अमीबा ये किस वर्ग से बिलोंग करता है? ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद मुझे बताएंगे कि ये अमीबा जो होता है इसके अंदर पोषण विधि कौन से प्रकार की होती है? पोषण विधि कौन से प्रकार की होती है? सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि अमीबा का उत्सर्जन अंग कौन सा है? उत्सर्जन कहां से होता है? सभी लोग इसका भी आंसर जो है, ये तीनों क्वेश्चन जो है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसको मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि अभी जो है आप सभी का वैसे भी बीपीएससी में INM का क्लास होने वाला है, ठीक है। और उसी तरह से पहले न्यूज कवर करने वाले हैं सर, सभी लोग न्यूज के ऊपर जाएंगे और पूरा 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 देखेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में है। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, हम फॉर्म तो फिल कर लेते हैं पर उसके बाद हम सोचते कि मेरी एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा आपको कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ये सब कुछ बताने वाले अभी सर। सभी लोग वहां पर जाएंगे और देखेंगे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इसी तरह से धड़ा के बाद जानदार हमारे विज्ञान के सेशन में। तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय।